नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, विशेष तौर पर बीजेपी और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होगा। इस चुनाव में भी सपा और कांग्रेस इंडिया अलायंस के परचम तले चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने सपा से 4 सीटें मांगी है। मौजूदा 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक अनुपात के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी रखेगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर ये सीटें बढ़ती हैं तो उसी अनुपात में कांग्रेस पार्टी सपा के साथ अपने सामंजस्य से सीटें बांटती हुई नजर आ सकती है। वहीं बीजेपी आत्म मंथन के दौर में है। राज्य में आरएसएस प्रमुख भागवत और सीएम योगी की भी मुलाकात होनी है। ऐसे में तमाम समीकरण दिलचस्प होते दिखाई दे रहे हैं। कौन दल क्या रणनीति अपना रहा है, आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद अब सबकी नजर एक और चुनावी नतीजे पर है और वो है उत्तर प्रदेश का उपचुनाव। चुनाव दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की सीट पर चुनाव होना है। कन्नौज से सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने करहल सीट से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि समाजवादी पार्टी करहल से किसको उम्मीदवार बनाती है। लोकसभा में जीत के बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के पास उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। इन सब में सबसे बड़ा नाम तेज प्रताप यादव का सामने आ रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी प्रत्याशी की खोज जोर शोर से होगी। लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है। इस चुनाव में कई ऐसे विधायक रहे जिन्होंने विधायक रहते हुए सांसदी का चुनाव लड़ा और जीत गए, जिस कारण उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी भी अपनी दावेदारी ठोकने वाली है। मौजूदा 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में एक अनुपात के हिसाब से कांग्रेस पार्टी अपनी दावेदारी रखेगी। इसके अलावा आने वाले दिनों में अगर यह सीटें बढ़ती हैं तो उसी अनुपात में कांग्रेस पार्टी सपा के साथ सामंजस्य से सीटें बांट सकती है। लोकसभा के चुनाव में 14 ऐसी सीटें थी जहां अलग अलग दलों के विधायक चुनाव लड़ रहे थे। उसमें से 9 विधायकों ने जीत दर्ज की है। इसके बाद अब फूलपुर विधानसभा सीट, खैर विधानसभा सीट, गाजियाबाद विधानसभा सीट, मझवा विधानसभा सीट, मीरापुर विधानसभा सीट, मिल्कीपुर विधानसभा सीट, करहल विधानसभा सीट, कटेहरी विधानसभा सीट और कुंदर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इन 9 सीटों में जिन सीटों पर सपा के विधायक थे उसको छोड़कर बीजेपी के खाते की सीटों पर अपनी उम्मीदवारी का दावा कर सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, खास तौर पर बीजेपी और सपा के सामने उपचुनाव का इम्तिहान होगा। सांसद चुने गए विधायकों के इस्तीफे देने का सिलसिला जारी है। सपा के 4 और बीजेपी के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश किया है। पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई हैं, पर अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के लिए भी ये उपचुनाव खास होगा। वजह यह है कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में कमबैक किया है, वहीं अब इसी को बनाए रखना चाहेगी और दोनों ही पार्टियां प्रत्याशियों के नाम पर जल्द ही फैसला लेंगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खाली सीटों पर उपचुनाव में सियासी दलों, खास तौर पर समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी की रणनीति की परीक्षा भी होगी। वजह यह है कि इनमें से 4 सीटें सपा के पास थी जबकि 5 सीटें बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी के लिए जहां इन सीटों के अलावा सपा के खाते वाली सीटों को जीतकर लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल करना होगा, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी लोकसभा चुनाव के जीत की लहर को बरकरार रखना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट।
तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश में सियासी दलों, विशेष रूप से बीजेपी और सपा के सामने उपचुनाव की अब परीक्षा होनी है। यूपी के 9 विधानसभा सदस्य संसद पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब उनकी रिक्त हुई सीटों पर न सिर्फ प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन करना होगा, इसके साथ ही यहाँ अगर सपा की बात करें तो सपा के 4 और इसके साथ ही बीजेपी के 5 विधायक सांसद बने हैं और इसलिए ये उपचुनाव दोनों ही खेमों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनावों में अपनी सीटों के घटने पर बीजेपी ने समीक्षा शुरू कर दी है और ऐसे में लगातार अब बीजेपी ये समीक्षा कर रही है कि आखिरकार 2014 और 2019 में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जनता ने प्रचंड जीत बीजेपी को दिलाई थी, उसके पीछे क्या कारण रहे कि इस बार जो सीटें हैं वो घट गई हैं। तो वहीं सपा इस बार अपनी जीत से काफी उत्साहित है और अब क्योंकि उपचुनाव होने हैं, विधानसभा के उपचुनाव को लेकर दोनों ही दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो दोनों की तरफ से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और ऐसे में ये 9 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हैं, चाहे बात सपा की करें या फिर बात बीजेपी की करें। लोकसभा का जो प्रदर्शन है, क्या वो दोहरा पाएगी सपा और कांग्रेस, या यूपी में फिर बीजेपी से टक्कर देखने को मिलेगी? लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश किया है और पार्टी की सीटें घटकर आधी रह गई हैं। पर अब आगे विधानसभा उपचुनाव का लक्ष्य है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद 9 सीटें खाली हुई हैं, जिनमें विधानसभा उपचुनाव होना है। तो इसी उपचुनाव को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर विजय खैरा जी जुड़ चुके हैं, स्वागत आपका। हमारे साथ सपा के प्रवक्ता अतुल यादव जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और इसके साथ हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर विजय खैरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के बिल्कुल विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ा है। अब हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है, लेकिन इस बीच अब विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं। इसको लेकर सर आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखो, थोड़ा सा विजय जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सर क्या सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी सर, सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं अतुल यादव सुन पा रहा हूँ जी। चलिए, डॉक्टर विजय खैरा जी को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। अतुल यादव जी, आप ही का मैं रुख करूंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नतीजों ने इस बार सत्तारूढ़ बीजेपी को निराश किया है। पार्टी की जो सीटें हैं वो घटकर आधी रह गई हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी हर हाल में इन सीटों को पाने का हर प्रयास करेगी, पर साइकिल की रफ्तार को हमने लोकसभा चुनावों में देखा, जहां साइकिल फुल स्पीड में दौड़ती हुई नजर आई और चुनावों के जो नतीजे आए उसमें स्पष्ट तौर पर यह दिखाई दे गया कि इस बार जो साइकिल है वो कहीं किसी से कम नहीं है। लेकिन विधानसभा उपचुनाव को लेकर आप लोग कितने आत्मविश्वास में हैं? 2024 का जो लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया है और वहां पर हमने 37 सीटें और गठबंधन के द्वारा 43 सीटें जीती गई हैं। तो हमारी तैयारियां तो पूरी हैं और उपचुनाव के लिए हम तैयार हैं। 4 सीटों पे तो हमारे यहाँ से 5 सीटों पर वो लोग जो है अपने प्रत्याशी जो है, टोटल 9 सीटों पे उपचुनाव होना है। तो हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे और समाजवादी पार्टी जो है और गठबंधन के विषय में जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डिसाइड करेंगे और इसके संदर्भ में तो गठबंधन में कैसे क्या रहेगा इस समय हमें कुछ बोल पाने के लिए नहीं, क्योंकि मैं अपने क्षेत्राधिकार से आगे नहीं बोल सकता। लेकिन समाजवादी पार्टी की अपनी पूरी तैयारियां हैं और हम उपचुनाव में 9 की 9 सीटें जीतेंगे, क्योंकि जनता जो है समाजवादी पार्टी पर विश्वास कर रही है, गठबंधन पर विश्वास कर रही है और जो हमारी जो नीतियां हैं जो उसको जनता ने पसंद किया, हमारी पीडीए की नीतियों को जनता ने पसंद किया और जनता के बीच हमारा एक मैसेज गया
कि हाँ वाकई समाजवादी पार्टी जो है यही हमें न्याय दिला सकती है सत्ता में आकर के। हम इनके लिए जो लड़ रहे हैं, इनकी आवाज उठा रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी ही कर पा रही है। जनता का विश्वास, जो युवाओं का विश्वास, किसानों का विश्वास, सभी का विश्वास समाजवादी पार्टी पर, और हम उनके विश्वास पर कायम भी होंगे। और यही हमारी आशा है कि समाजवादी पार्टी जो भविष्य में उपचुनाव होगा उसकी 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। ठीक है, आपको ये भरोसा है, ये विश्वास आपको है कि 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। फिर कांग्रेस का क्या होगा ये भी बता दीजिए। देखिए, मैंने रेशु त्यागी जी, आप एक समझदार व्यक्तित्व हैं और आपने नोटिस किया, देखो ये चीजें जो है गठबंधन के 2 बड़े नेता तय करते हैं। देखो मेरे हाथ में इसमें कुछ नहीं है, और जो नहीं आपके हाथ में नहीं है, अभी तो आपको पता नहीं कि आपके सहयोगियों को भी सीटें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, लेकिन उसके बाद भी आपने साफ तौर पर कह दिया कि सभी 9 सीटों पर सपा ही जीतेगी। यानी कि मतलब आप कुल मिलाकर ये मान रहे हैं कि इस बार उपचुनाव में गठबंधन नहीं होगा, ये सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही था। मैंने कहा जो देखिए 9 सीटों पर 9 चुनाव, जो 9 सीटें हैं उस पर उपचुनाव होने जा रहा है, भविष्य में उपचुनाव होगा, उनकी तिथियां। लेकिन हमारे गठबंधन के द्वारा जो है ये तय करना हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं द्वारा कुछ तय किया जाएगा कि उसमें कैसे क्या किया जाए, क्योंकि हम तो आपको ये बात यहाँ पर कहनी चाहिए थी ना कि जिस तरीके से 2 लड़कों ने करिश्मा दिखाया और दोनों लड़कों की जोड़ी को क्योंकि नकार रहे थे यहाँ पर, तो बीजेपी वाले वही करिश्मा विधानसभा उपचुनाव में भी देखने को मिलेगा। लेकिन आपने तो सिर्फ कह दिया कि सपा को ही 9 सीटें मिलने वाली हैं। तात्पर्य मेरा गलत ये है कि अगर गठबंधन ने कहा कि आप ये सीट लड़िए, तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी। तो कहने का मतलब ये तो अभी भविष्य गर्त में है कि जो हमारे शीर्ष नेता बैठेंगे, गठबंधन के नेता बैठेंगे, वो तय करेंगे कि समाजवादी पार्टी ही चुनाव में लड़े या एक आधी सीटों पर जो है हमारे साथी गठबंधन के एक आधी सीटों पर। चलिए मैं इसी पर जवाब ले लेती हूँ। एक आधी सीट देने की बात यहाँ पर विजय कौशिक जी, अतुल यादव जी के मुंह से निकल ही गई, क्या कहेंगे? देखिए, अतुल यादव जी हैं, यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, यादव भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मेरा ये कहना है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा गठबंधन था, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहती है ये पार्टी हाईकमान तय करेगा। पहली बात नहीं, विधानसभा चुनाव की बात नहीं हो रही ना, विधानसभा उपचुनाव की बात हो रही है सर। मैं वही कह रहा हूँ, विधानसभा उपचुनाव की बात हो चाहे चुनाव की बात हो, मतलब हमारा लोकसभा चुनाव। अभी आपने कहा कि यादव भाई, तो क्या राहुल और अखिलेश क्या हैं? उनको भी तो सब भाई कहते हैं आजकल। मेरे कहने का अर्थ ये है, जो भाजपा, ये जो सपा की तरफ से जो उनके प्रवक्ता बात रख रहे हैं, हाँ, मैं उनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। भाई ये भी यादव है, अखिलेश यादव जी भी यादव है, तो क्या पता इन्हें ज्यादा जानकारी हो अखिलेश यादव जी के बारे में, उनके बयानों के विचारों के बारे में। चूंकि ये पार्टी का नीतिगत मामला है और 2 पार्टियों के बीच में है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में उपचुनाव को लेकर हमारी दोनों दलों की क्या आपकी भूमिका रहेगी, ये मीडिया के सामने बाद में ओपन होगा। अभी इस बारे में कोई चर्चा पार्टी में नहीं है, और सिर्फ यही कहूंगा कि अगर हम मिलकर लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर, जैसे हमने लोकसभा चुनाव में एक अच्छी कामयाबी हासिल की है, हम विधानसभा उपचुनावों में भी इसी तरह कामयाबी हासिल करेंगे। मतलब आपका कहना है कि अगर आप मिलकर लड़ते हैं तो ये सफलता और अधिक बड़ी हो सकती है। जी हाँ, ठीक है विजय कौशिक जी, वापस से मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन डॉक्टर खेरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उम्मीद के बिल्कुल विपरीत परिणाम का सर सामना करना पड़ा। अब हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है, लेकिन इस बीच अब विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश में इसको लेकर आपकी क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? की हमें आवश्यकता नहीं है, तो हमें क्या हुआ वो हमने भी देख लिया और लोग भी समझ रहे हैं। एक मिथ्या प्रचार जो चला था कि आरक्षण के बाद, चुनाव के बाद हम आरक्षण बंद कर देंगे, उस जो इन्होंने एक एजेंडा चलाया जो मिथ्या था, जो झूठ था, सच नहीं था, ऐसा न कभी बोला था, न कभी ऐसा होना था, न होगा। लेकिन खैर वो उसको फैलाने में सब कुछ सीमा तक सफल रहे हैं।
कि उन्होंने फैलाया और लोग समझ रहे थे आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो इनको दलित वोट भी मिल गया है इस बार। जो मायावती जी के पास जाता था वो इनको एक फायदा मिला, क्योंकि उनको मालूम था कि मायावती जी की अगर 2-4 सीटें जीत भी जाएंगी तो भी अगर संविधान बदलना है तो ये बदल के ऐसा करेंगे, वो शक हम दूर करने में सफल नहीं हो पाए। हालांकि सच्चाई है कि ना ऐसा होना था। मोदी जी ने कई बार बोला इस प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो गांव-गांव तक बात नहीं पहुंची। एक बात तो सीधी यही कारण था उसका। दूसरा कारण था जो बात ये चुनाव थे केंद्र के लिए और जो अब चुनाव होगा विधानसभा के, विधानसभा में लोकल समस्याएं अलग हैं। सबसे बड़ी बात उत्तर प्रदेश में समस्या लॉ एंड ऑर्डर है, ये सब जानते हैं और वो भी अच्छी तरह जानते हैं। जब लॉ एंड ऑर्डर का सवाल आता है तो योगी जी का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के तक प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनसे लॉ एंड ऑर्डर सीखना चाहिए। तो ये सारी बातें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सामने आएगी। तो इनके अब ख्वाब हैं जो अभी किसी तरह से झूठ बोल के पूरे होने वाले थे या नहीं हो पाए हैं। फिलहाल स्थिति तो इनकी सुधरी है, इसमें तो कुछ शक की बात नहीं है, पर वो कारण कुछ और था। अब वो जो बार बार इन्होंने एक रेवड़ी बांटने की कोशिश की थी हिंदुस्तान भर में कि हम तुरंत 8,500 रुपया खातों में डाल देंगे, खटाखट सवेरे डाल देंगे, जीतते ही डाल देंगे, और उसके लिए लोग लेने भी पहुंच गए, खासतौर से वायनाड वगैरह में कांग्रेस के दफ्तरों में अब पैसा डालिए आप। तो ये जो दो बातें थी वो जनता की समझ में आ गई है कि सफेद झूठ बोला गया था। मतलब मुझे नहीं लगता ये एक भी सीट अब जीत पाएंगे वहाँ, एक भी सीट नहीं जीत सकेंगे। ठीक है, अपनी भी सीट जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि झूठ बोल के आपके उत्तर प्रदेश में तो सर्वाधिक सीटें आ गई हैं, लेकिन विधानसभा उपचुनाव में सीटें नहीं आने वाली हैं, क्योंकि जो आपका झूठ है उसका पर्दाफाश हो गया है। अतुल यादव जी, देखिए, समाजवादी पार्टी संघर्षों पार्टी है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्यों स्वीकार करते हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में जनाधार के साथ जनता ने चुना है। आप ये लोग अभी भी मृग मृतिका में जी रहे हैं। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के द्वारा अपने मत के द्वारा समाजवादी पार्टी को इतने बड़े सांसद चुनाए, 35 सांसद चुने गए हैं। अयोध्या जैसी जगह पर हमारा सांसद चुना गया है, सीतापुर साइड में हमारा सांसद चुना गया है, हर जगह तो हम चुने गए हैं, फिर भी समझ नहीं आ रहे धर्म की। मैंने आपके चैनल पर 50 बार बोला कि जैसे धर्म एक आस्था का विषय है, राजनीति का विषय भी। इनके द्वारा कभी रोजगार की, पूरे चुनाव में रोजगार की बात नहीं करी गई, महंगाई की बात नहीं करी गई। इनके द्वारा कहा गया कि मंगलसूत्र, मांस, मुद्रा, इन चीजों की बात माननीय प्रधानमंत्री, और जनता ने इस चीज को नकार दिया। विधानसभा चुनाव भी तो मुद्दों पर ही होगा, विधानसभा चुनाव कहीं अन्य मुद्दों पर तो नहीं होगा। रोजगार पर विधानसभा चुनाव होगा, सबको पता है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा पुलिस भर्ती में भी एक व्यवस्था करी जा रही है, जिसको अभी उसको भी जनाक्रोश फूटा हुआ है। तो देखिए, अग्निवीर जो सेना में अग्निवीर वाली बात थी, अगर कहीं ना कहीं जब मुद्दों की बात होती है तो समाजवादी पार्टी अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी, गठबंधन के सभी साथियों का सम्मान करके चुनाव लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में जो है, हम जनता के बीच में लगातार हैं। हम अपनी चुनावी प्रक्रिया पे तैयारी कर चुके हैं और हम 9 की 9 सीट विधानसभा उपचुनाव में जीतेंगे। भाजपा कहीं नजर नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि हम उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री बनारस से मात्र 1.5 लाख से जीते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का बनारस में गिराफ गिरा है और माननीय प्रधानमंत्री का गिराफ गिरा है। ये मनन करने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी जो है जनता के बीच संघर्ष करती चली आ रही, किसानों के लिए संघर्ष करती चली आ रही, बेरोजगारों के लिए संघर्ष करती चली आ रही है। हम रोजगार की बात करते हैं, ये मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो जनता कैसे इनको पसंद करेगी? जनता जो है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को पसंद कर रही है और हम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश के जो उपचुनाव होंगे उसमें 9 की 9 विधानसभा चुनाव पर हम अपना परचम लहराएंगे और समाजवादी पार्टी जो है 2027 में भारी मतों से सरकार बनाएगी। ये और जनता से जो हमने वादे किए हैं, समस्त वादों को हम पूरा करेंगे। समाजवादी पार्टी अपने वादों पर हमेशा खरा उतरती है। ठीक है डॉक्टर विजय खेरा जी, क्योंकि अभी तो सिर्फ 9 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन देखिए ये तो कह रहे हैं कि 2027 में हम ही सरकार बनाने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। देखिए, अभी इन्होंने अयोध्या की बात की। अयोध्या की एक्चुअली क्या है कि ये हरदम कुछ न कुछ उटपटांग बोल रहे हैं अयोध्या के बारे में, बार बार अयोध्या हार गया, अयोध्या हार गया। इनको कॉन्स्टिट्यूंसी का पहले स्ट्रक्चर तो देख लीजिए पिछले 70 साल का। ये कॉन्स्टिट्यूंसी वही है जो फैजाबाद के नाम से मशहूर है। फैजाबाद माने एम्बाई फैक्चर,
यानी इंडिपेंडेंट तक यादव वहाँ से जीत चुके हैं, अपने पार्टी से भी 3 बार सुमित सेन यादव भी जीत चुके हैं, एक बार बेटा जीत चुका है। दलित समाज से या दूसरे समाज से अब आप बोल लीजिए। हाँ ठीक है यादव जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद आपको मौका मिलेगा ना फिर से, उनको कंप्लीट करने दीजिए। जी खैरा जी। अयोध्या जी का इन्होंने जो जिक्र छेड़ा, मैंने खाली उस कॉन्स्टिट्यूंसी का स्ट्रक्चर बता दिया है आपको कि क्या स्ट्रक्चर था। उसमें कांग्रेस भी बराबर हारती रही, कई बार हारी है, अच्छे समय में भी हारी है, क्योंकि ये फैक्टर वहाँ काम कर जाता था जो एमवाई फैक्टर शुरू किया था मुसलमान यादव वाला। उसका एक कारण, विशेष कारण यही था कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में ये ऐसा हमेशा रहा। हमने विनय कटियार जब लड़े थे तब वो सीट पहली बार छुड़ाई थी, एक आध बार और, तो वो बात छोड़ दीजिएगा। रहा पूरे उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य का सवाल है, किस बुरी तरह हराया किस अभी मेरे सबसे में जब सेकंड टाइम हम आए, अगर तुम्हारा काम था तो क्या हो गया था, क्या जादू चला था योगी जी का कि एकदम निकल गए आपके 3/4 मेजोरिटी पे, आप अकेले रह गए 127 पे आके बैठ गए 125 पर जो भी हो। तो हालत तो उस समय जनता ने चुना ना योगी जी को जोरदारी के साथ चारों तरफ से, और भयानक चुना, ऐतिहासिक चुना और दोबारा चुना। तो आप किस मुगालसे में जी रहे हो कि हम ठीक है, योगी जी को चुनने वाली भी जनता ही थी और अखिलेश यादव को एक समय में चुनने वाली भी जनता ही थी। और इससे पहले देखिए क्योंकि विजय जी 2019 की अगर आप बात कर लें, 2014 के लोकसभा चुनावों की बात कर लें, तो ऐसे में आपकी सर्वाधिक सीटें थी, आपको चुनने वाली भी जनता थी। और इस बार क्योंकि सपा की अधिक सीटें आई हैं लोकसभा चुनाव में, तो इनको चुनने वाली भी जनता ही है। जनता के बीच मुद्दों को लेकर जाना होता है और जिसने काम किया है वो वाकई बताने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा भी जाता है कि काम बोलता है। तो काम तो बोल रहा है, लेकिन विजय कौशिक जी, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें, क्योंकि पिछली बार देखिए लोकसभा चुनावों में आपकी जो हालत थी, सिर्फ आप एक ही सीट पर सिमट कर रह गए थे उत्तर प्रदेश में, लेकिन इस बार तो काफी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर रहा है, काफी अधिक सीटें गठबंधन के साथ मिलकर आपको मिल गई हैं। लेकिन अगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर यहाँ पर बात करें, हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, या सिर्फ सपा अकेले लड़ेगी या आप दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में लड़ेंगे। लेकिन अगर आपको बराबरी की सीटें दी जाती हैं, अगर अखिलेश यादव फिर से बड़ा दिल दिखाते हैं, तो क्या कुछ रणनीति उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनावों में आपकी रहने वाली है? मैं बोल रहा था ना, विजय कौशिक जी से सवाल है सर। विजय कौशिक जी, सर आवाज मिल पा रही है आपको? मैं जवाब दे देता हूँ। ठीक है, उनको जवाब नहीं मिल पा रही है, ठीक है, आप सहयोगी हैं, आप जवाब दे सकते हैं। यादव जी, देखिए, जो गठबंधन धर्म हम हमेशा निभाते चले आ रहे हैं, और हम समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी के द्वारा हमेशा बड़ा दिल दिखाया गया है और हम बड़ा दिल दिखाएंगे। गठबंधन में क्या होता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जो बैठकर तय कर लेंगे कि हमें कैसे क्या करना है। हमारा दल बड़ा दल है और हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। इसके लिए सभी को सहयोग करना पड़ेगा। गठबंधन धर्म का हम निर्वहन हमेशा करते चले आए हैं और हम अपने सहयोगियों का बहुत सम्मान करते हैं। ये आपके चैनल पर आपने देखा भी होगा, मेरे द्वारा कहा भी गया है, हमने कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाया, अच्छी सीटें दी, कांग्रेस का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा और हमने जो है उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीती। मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को अपना मत दे करके ऊंचाइयों पर पहुंचाया और हम लोकसभा में उनकी बातों को उठाएंगे। इसी प्रकार से जब उपचुनाव में हमारे जो विधायक हैं, ये तो हम लड़ेंगे, जीतेंगे, हम अन्य जो हैं 5 जो अन्य दलों के खाली हुए हैं, तो उनको भी हम जीत करके 9 के 9 विधायक हमारे जीत जाएंगे, तो सदन में विधानसभा उत्तर प्रदेश में वो भी समाजवादी पार्टी का स्वर बुलंद कर सकेंगे और जिससे क्या है उत्तर प्रदेश का विकास संभव हो सकेगा। और रही बात अभी आप देखते जाइए कि सदन में जो लोकसभा सदन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमारे सांसद दहाड़ के बात करेंगे और समाज की बात करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, मुद्दों पे बात करेंगे, तो जनता के बीच में देखने को मिलेगा कि वाकई में सदन में जो है हम अपनी भूमिका को कैसे अदा करते हैं। हर चीज आप कह रहे हैं कि दहाड़ कर बात करेंगे, जरूरी है कि दहाड़ कर बात करें, तभी लोगों को समझ में आए।
धैर्य की बात करिए ना, धैर्य के साथ करेंगे तो अच्छे से समझ भी पाएंगे लोग। लेकिन डॉक्टर विजय खैरा जी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर अभी बात कर रहे थे अतुल यादव जी, और 37 सीटों को लेकर वाकई इनका जो जोश है वो हाई है, और वो साफ तौर पर इनके चेहरे पर भी झलक रहा है, कॉन्फिडेंस में है, और कह रहे हैं कि इस बार तो हमने मन बना लिया है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे। इस पर आपकी टिप्पणी? देखने दीजिए, उनको सपने देखना सबके लिए अलाउ है, सबको देखना चाहिए, देखने दीजिएगा। लेकिन अब सामने मैं कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट जो बराबर फेल हो रहा हो, बार बार फेल हो गया हो, 2 बार फेल हो गए के बाद अगर वो 33-40% मार्क्स हो गए, वो 3rd डिवीजन में पास हो गया, ऐसे खुश हो रहा है जो टॉप कर दिया हो, ऐसे अरे होइए ना खुश। मेजोरिटी तो हमारी फिर भी आई है ना, ठीक है, हमको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, पर मेजोरिटी तो हमारी फिर भी आई है ना। और भारतीय जनता पार्टी की सीटें सारे के सारे मिल गए तो अकेले की ज्यादा है, सब मिल गए इकट्ठे, जितने थे रस ब्रस और टकाड़ा जितने थे सब मिल गए, कम्युनिस्ट हिंदुस्तान भर के, तभी भी हमारी सीटें आपसे ज्यादा हैं। इस बात का अफसोस कीजिए, समझे। हम तो खाली इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि हम 3/4 मेजोरिटी नहीं ला पाए 400 की। जीते तो हम ही हैं, पहले चौड़े हुए चले जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह भयानक जीते हैं, दोबारा सरकार बना के फिर जीते और फिर पटका तुम्हें। तुम्हारी सरकार खराब थी इसलिए पहले हमें चुना और हमारी अच्छी थी, दोबारा और ज्यादा सीटों से चुना हमको उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में आप क्या बात कर रहे हैं वो अभी आपको समझ में भी आ जाएगा। आपकी जो उत्तर प्रदेश में एक बात कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने 2nd नंबर की पार्टी बना दिया, ये समझ में नहीं आ रहा आपको क्या? हमें सब समझ में आ रहा है, आप समझिएगा। सब मिला जुला के क्या करा, मेजोरिटी हमको मिली है। हिंदुस्तान भर के चुनाव से उत्तर प्रदेश के चुनाव नहीं थे, वो राष्ट्रीय मुद्दों दूसरे मुद्दों पर चुनाव थे। ये चुनाव होंगे स्थानीय मुद्दों पर, लोगों की समस्याओं के ऊपर, उसमें तो आपके नेता आपकी पार्टी कहीं लगती नहीं है, कहीं नहीं लगती। अतुल यादव जी, संक्षेप में, क्योंकि मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, संक्षेप में जवाब दीजिए। चौपट थी अपराधियों के जो काज चल रहा था वो सब बंद कर दिया योगी जी ने आके, तो वो तो उस बात पे चुनाव होना है। ठीक है, हमने आपसे पहले कहा कि ये मैडम त्यागी, ये जो एक बार धोखा से, मिथ्या प्रचार से इनको कुछ मिल गया, वरना 10 साल में जो मोदी जी ने सरकार ने विकास किया है वो 50 साल में नहीं हो सकता था कभी। यहाँ ना बन सकते थे तेजस, नया 3000 किलोमीटर वाली बन सकती थी मिसाइल, ये सब कहाँ जा रहा पूरे बस विश्व में। इस समय भारतवर्ष का सबसे पहले बिगुल बज रहा है जो अभी तक बंद हो गया था 60 साल में। हमारी आवाज चल रही है, चाहे यूएन हो। ठीक है, जवाब दे दीजिए इस पर अतुल यादव जी, जल्दी से ब्रेक लेना है। आपने मिथ्या में जीत लिया, अब जनता आपके झूठ समझ चुकी है, उत्तर प्रदेश में हमारे द्वारा सामाजिक न्याय की बात करी गई, सामाजिक न्याय के तहत हमने सभी वर्गों को टिकट दिया, हम जीते हैं। आपके चैनल पर मैंने कहा था इस बार हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, 80 का हमारा टारगेट था, लेकिन हम इस बार इंडिया गठबंधन के द्वारा 43 सीटें जीती गई और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जनता ने हमें अपना समर्थन दिया, अपना मत दिया, जनता ने इस चीज को सराहा। जनता के बीच हम मुद्दों पर चुनाव गए, हमने महंगाई की बात करी, हमने बेरोजगारी की बात करी। एक बात बताइए, आप लगातार इस बात को कहते हुए आ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, आपने भी तो यही बातें की ना, लेकिन 80 सीटें आप नहीं जीत पाए, आप 37 सीटों पर सिमट गए। यही बातें ये कह रहे थे कि हम एनडीए में 400 पार और इसके साथ ही बीजेपी 370। इन्होंने नारा दिया तो आपको बड़ी तकलीफ है, बड़ी परेशानी है, इनको आप घेर रहे हैं। आप 80 सीटों को लेकर बात कर रहे थे, आप उतनी सीटें नहीं लेकर आ पाए, तो खुद को भी तो देख लीजिए ना, नारा तो आपने भी दिया था इस पर। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सपा के सामने अब एक और परीक्षा होने वाली है, और वो है विधानसभा उपचुनाव की, जिनमें 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप नरूला जी भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका एपीएन न्यूज पे। जी, थैंक यू जी। इससे पहले, क्योंकि जो बात कह रहे थे अभी अतुल यादव जी, उस पर मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी। हाँ, क्योंकि आपने कहा कि इन्होंने जो नारा दिया, इन नारों में जो बातें कही गई थी उसमें कहीं भी बीजेपी अपने दमखम पर सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई, बल्कि उसको सहयोगियों का साथ लेना पड़ा।
तो दावा तो आप भी कर रहे थे ना सर, अपने सहयोगियों के साथ ही मिलकर, कांग्रेस के साथ मिलकर, कि उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीत लेंगे, लेकिन आप 37 पर सिमटे, तो आप भी तो 80 पर नहीं आए। फिर उनका नारा वो आपको खराब लग रहा है, उस पर आप उसको घेर रहे हैं, तो बातें तो आपने भी लंबी चौड़ी कही थी फिर। हाँ, कि 400 सीटें हमें दो, हम संविधान, उनके जो सांसद जी के द्वारा क्या बोला गया, संविधान बदलने वाली बात, हमने संविधान को बचाने की बात करी। हम जनता ने जो है, हमने कहा उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से हम 80 सीटें जीतेंगे। अभी आपने देखा होगा कि 35 सीटें तो आधिकारिक हम सांसद हमारे जीते हुए हैं। हमारे सांसद जो है कितने कम वोटों से हरा दिए गए, या उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि क्या स्थिति रही, ये तो ऐसा तो मीडिया को पूरी जानकारी है। लेकिन हमारे द्वारा 43, हम जो इसको स्वीकार करते हैं कि 43 पे तो हम जीते हुए हैं ना। 80 का हमने नारा दिया था, पहले हमने 79 का नारा दिया था, लेकिन हमने बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्जिन खत्म कर दिया 1.5 लाख पे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितने लाखों से जीते हुए हैं वो परख लीजिए। हमारी माननीय डिम्पल यादव जी कितने वोटों जीते हुए वो परख लीजिए। तो मोदी जी कहीं भी नहीं ढंग से जीते हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जो 1.5 लाख के आंकड़े पे आ गए, यानी कि उनका ग्राफ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने गिरा दिया। अप्रत्यक्ष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जो 10 लाख से जीतने की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उस सीट से आप ये भी तो देखिए ना कि उस सीट से तीसरी बार जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अजय राय का क्या हुआ, 3 बार से हार रहे हैं ना, उस पर भी समीक्षा कीजिए। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, इंडिया गठबंधन के तहत बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा गया। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो 10 लाख की बात कर रहे थे, 4 सीटों को जीतने की बात कर रहे थे, कितने पे आ गए हैं? तो ये चीज देखने की बात है कि जिनका गुरूर था कि हम ऐसे किसी को सुनने के लिए, किसी आप ही के चैनल पे मैंने कहा, आप ही के चैनल पे मेरी चर्चा हुई, उन्होंने हमेशा मंगलसूत्र और ये क्या हो जाएगा कि मांग और मुजरा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने बीजेपी का गुरूर, बीजेपी का घमंड तोड़ डाला है। मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर विजय खेरा। देखिए, अगर घमंड का तो कोई सवाल ही नहीं है, काम की बात है। अगर हम कुछ बोलते भी थे सीना चौड़ा करके या जोरों से, तो अपने काम के बल पे बोलते थे। हमने इतिहास कायम किया है हिंदुस्तान भर में, इतने राष्ट्रीय राजमार्ग बना के, हमने नई रेलवे की हाईएस्ट स्पीड बना के रेलों का काम किया है। मैं 1-2 नहीं, मैं अब कितना गिना दूंगा, अभी गिनने पे चालू करो। हम काम पर चौड़े होकर चलते थे, लेकिन क्योंकि हमने बताया एक मिथ्या प्रचार में, पैसा बांटने में कि 8,000 रुपए महीने हम बांटेंगे, 1 लाख रुपए हर साल सबको मिल जाएगा, ये सब जिस तरह से झूठ बोले, दे ही नहीं सकते थे। अगर इतना पैसा दे दे तो पूरा का पूरा खजाना खाली हो जाता, बजट ही नहीं था। तो भी ये झूठ बोला, वो झूठ इनका कामयाब हो गया। लेकिन वो ठीक है, अब एक बार झूठ आपने बोला, मिथ्या प्रचार किया, वो खत्म हो गया। हमने अभी आपसे कह दी ये दोबारा, अब ये दोबारा। अच्छा ठीक है ना, आप कह रहे हैं कि इन्होंने जनता से वादा किया था कि खटाखट 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 गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन कहाँ से देते 8,000 वोट, इनसे पूछिए। ठीक है सर, लेकिन आप लोग याद करिए ना, 2014 में जब आप सत्ता में आए थे, आपने भी तो कहा था कि 15 लाख खाते में आ जाएंगे। ये भी आपको गलत फहमी है, कभी नहीं बोला। ये बोला था, आज मैं फिर बोल देता हूँ, वो उसको रिपीट कराइएगा कभी। ये लोग जो बोलते हैं, ये बोला था अगर सारा पैसा लौट आता है तो एक आदमी के खाते 15 लाख रुपया जाते हैं, जो इन्होंने विदेश भेजा है। सवाल फिर लौटाने की बात थी, लेकिन वो जिस तरह आपने छुपाया है, 1 सेकंड जिस तरह आपने छुपाया है, उसको रखा है, कहाँ रखा, किस बैंक में रखा, प्रयास किया गया, जो आ सकता है आया। लेकिन जरूरी है, चोरी का पैसा आदमी कहाँ रखता है, चोर को पकड़ना आसान नहीं होता है। ये बोला था, ये नहीं बोला था हम डाल देंगे, ये तो आपने बोला है कल। चलिए ठीक, अभी तक बोल रहे हैं। ठीक है, एक टिप्पणी इस पर आपसे लेना चाहूंगी अतुल यादव जी, उसके बाद मुझे प्रदीप नरूला जी से भी चर्चा करनी है। जी जैसे त्यागी जी, आप ही के चैनल पर लगातार मेरी डिबेट हुई है और मैंने एक चीज कही, आपके साथ चर्चा हुई कि कभी भी पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने विकास की बातों को नहीं गिनाया गया। उनके द्वारा मंगलसूत्र, ये आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, ये आपका ऐसा कर देंगे, ये आपका वैसा कर देंगे, किसी जगह इन्होंने अपनी विकास की या अपनी योजनाओं को नहीं गिनाया। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के द्वारा जब भी हमारी मीटिंगें हुई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं भी गए तो हमने रोजगार की बात करी, हमने महंगाई की बात करी, हमने युवाओं की बात करी, हमने किसानों की बात करी, हमने यूरिया खाद की बात करी, अन्य समस्याओं की बात करी, जनता के बीच हमने समस्याओं पे बात करी। इनके द्वारा किसी भी मुद्दे पे बात नहीं किया, जनता ने हमारे मुद्दों पर मोहर लगाई और आज इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश में नंबर 2 पार्टी है और समाजवादी पार्टी नंबर 1 की पार्टी है। ये स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? की बात नहीं की, क्यों ढक रहे अपनी बात को? बोलो ना, 8,500 की थी मैंने,
आप बोलो ना, हमने बोली थी कि आरक्षण बंद कर देंगे। चलिए, हमारे सहयोगी दल के द्वारा बोला गया, स्वीकार करते हैं, सत्ता में आएंगे तो हमको देंगे। हमने बोला था, हमने झूठ बोला था, बोलिए ना। हमने जनता की भलाई के लिए, हमारे सहयोगी दल कांग्रेस के द्वारा बोला गया था, इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हमारा था, उसके द्वारा बोला गया था अगर हम सत्ता में आएंगे तो 8,500 रुपए पर बोला गया, तो हम पूरा करेंगे। और सरकार बनते ही, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही इसको पूरा करेंगे। 8,500 रुपए महीने खटाखट डालेंगे उनके खातों में। नहीं, वो यही तो पूछ रहे हैं कि खटाखट कैसे डालेंगे, जरा फॉर्मूला बता दीजिए। 8,500 रुपए कैसे डालेंगे? वो समाज वो हमारे गठबंधन की नीतियां होंगी, इंडिया गठबंधन की नीतियां होंगी, जो हमने वादे करे हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि आपने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करेंगे, लेकिन पूरा करेंगे कैसे? यही तो वो समझना चाह रहे हैं। जहाँ सरकार है हिमाचल में, वहाँ डाल दीजिए ना। हिमाचल में अगर आप एक जगह तो पूरा कर दो, चलो हटो, एक जगह हिमाचल में आपकी सरकार है, कौन डाल देगा? राहुल गांधी। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। जो हमारे गठबंधन में लड़े, हम उत्तर प्रदेश में, मैं प्रवक्ता जो हूँ, जो अपनी बात रख रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के में पूरे, मतलब जो आप बात को समझिए, यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश में जो थे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। हम अपने गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो हम क्षेत्राधिकार से बाहर जाके मैं बात नहीं कर सकता हूँ। नहीं, अब सहयोगियों की बात है तो उसमें भी कहीं ना कहीं जवाब तो देना पड़ेगा ना। जब जीत साझे की है तो सवाल भी पूछे जाएंगे ना साझे में ही, ऐसा तो नहीं है यादव जी? हम खटाखट जो हमने माननीय राहुल गांधी जी ने बोला था, या हमारे सहयोगी दल के द्वारा बोला गया, हम इसको पूरा करेंगे। तो हिमाचल में करवाना, पूरा हिमाचल में करवा दो, करवा देंगे, करवा दीजिए बस। चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आप लोगों के पास वापस से आऊंगी। लेकिन जिस तरीके से हम 9 सीटों को लेकर बात कर रहे हैं, विधानसभा का उपचुनाव होना है, प्रदीप नरूला जी, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद खाली सीटों पर उपचुनाव में सियासी दलों, विशेष रूप से समाजवादी पार्टी और सत्तारूढ़ बीजेपी की रणनीति की परीक्षा भी होगी। और इसमें से 4 सीटें सपा के पास थी, जबकि 5 सीटें बीजेपी के पास थी। ऐसे में बीजेपी के लिए जहां इन सीटों के अलावा सपा के खाते वाली सीटों को जीतकर लोकसभा चुनाव का डैमेज कंट्रोल करना होगा, वहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी लोकसभा चुनाव के जीत की लहर को बरकरार रखना चाहेगी। सर, किस तरह से देख रहे हैं विधानसभा उपचुनाव में दोनों दलों की स्थिति को आप? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी कोई चुनाव संपन्न होता है और दूसरे चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो ये अनुमान कतई नहीं लगाने देना चाहिए कि जो परिणाम पिछले वाले चुनाव में आए हैं, वो परिणाम हूबहू आपको तस्तरी में परोस कर दे दिए जाएंगे। ये निस्संदेह लोकसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग थी, विधानसभा चुनाव की परिस्थितियां अलग थी। अब जो यूपी में 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, जिन्हें बाई इलेक्शन चुनाव होने हैं, उनकी परिस्थितियां वहाँ की स्थानीय परिस्थितियों से जुड़े हुए स्थानीय मुद्दे जुड़े हुए होंगे, स्थानीय परिस्थितियां जुड़ी हुई होंगी। इसका ये संदर्भ लगा लेना, ये दोनों दलों के लिए, विपक्ष के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी, ये चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। क्योंकि जहां सपा जो लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने एक सफलता हासिल की, उसको बरकरार रखना, ये सपा के ऊपर प्रेशर होगा, और बीजेपी डैमेज कंट्रोल करना, ये उसके ऊपर प्रेशर होगा। तो मेरा मानना है कि दोनों पार्टियों के ऊपर बराबर का प्रेशर होगा। ये मान लेना कतई ये नहीं होगा कि ठीक है, आप अगर लोकसभा चुनाव में या एक चुनाव में आप चल गए, आपसे कुछ घोषणाएं चल गई, या आप एक दल लोगों को समझाने में कामयाब नहीं हुआ, दूसरा दल लोगों को समझाने में कामयाब हो गया, वो बात अलग है। लेकिन अब एक तरह से नई परिस्थितियां होगी, इसे कतई भी कोरिलेट नहीं करना चाहिए कि हमारे लोकसभाओं जो अप्रत्याशित जीत सपा की हुई है, उसका परिणाम या उसी संदर्भ में आप परिणाम आगे विधानसभा चुनाव में भी, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी देख सकते हो। मेरा मानना है कि इसको कोरिलेट करना बिल्कुल, ये एक तरह से बहुत ज्यादा ये अनुमान लगाना गलत होगा। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के अनुमानों से, इस तरह की परिस्थितियों से, इस तरह के परिणामों से अगले परिणाम भी प्रभावित होते हैं। ये मेरा जहाँ तक प्रश्न है, मैं जहाँ तक अपने तजर्बे का प्रश्न बता रहा हूँ, ये कतई कोरिलेट नहीं हो।
बिल्कुल, क्योंकि लोकसभा चुनावों में जिसने जो अनुमान लगाया था, क्योंकि वो सारे अनुमान जो थे वो एक तरीके से कह सकते हैं कि बिल्कुल धराशायी हो गए, किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो नतीजे आए थे। लेकिन इसके साथ ही क्योंकि प्रदीप जी इन सीटों पर उपचुनाव से गठबंधन के सहयोगियों के बीच भी जो तालमेल की परीक्षा है वो भी देखने को मिलेगी, क्योंकि बिजनौर से सांसद बनने वाले चंदन चौहान मीरापुर से आरएलडी के विधायक थे। अब ये सीट उपचुनाव में भी आरएलडी के खाते में जाएगी। इधर बीजेपी आरएलडी के तालमेल की जहां परीक्षा होगी तो वहीं परीक्षा सपा कांग्रेस की भी है, क्योंकि लोकसभा के साथ तो ये चुनाव साथ में लड़े हैं अखिलेश राहुल, और ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में सीटों का बंटवारा करेंगे या नहीं ये भी देखना होगा। क्योंकि देखिए, बिल्कुल एक परिस्थितियां थी लोकसभा चुनाव में जहां सपा और कांग्रेस ने बड़े आराम से कोलैबोरेशन कर लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ा वाइड ओपन था, 80 सीट पर चुनाव लड़ना था। अब वो दायरा सिमट कर 9 सीट पर है, और 9 सीट में भी सपा का एक एडवांटेज है कि वो विपक्षी पार्टी है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और जहां तक विधानसभा का प्रश्न है, विधानसभा में कांग्रेस की जो हार देखी गई थी उसको ध्यान में रखते हुए सपा ज्यादा से ज्यादा सीटों पर, और मेरे ख्याल से शायद ही कोई एक आध सीट के लिए हाँ भरे कांग्रेस को। तो इस गठबंधन में जो ये सीट का दोबारा से बंटवारा होगा विधानसभा में, मेरे ख्याल से ये बहुत मुश्किल काम होगा। वो ठीक है, अब देख लिए दोनों दल के नेता मिलकर बैठकर क्या सुलझा सकते हैं। और जहां तक आपने बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल की बात की है, तो वो भी उनके लिए भी मेरे ख्याल से एक आध सीट पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीट है उस पर कंफ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट, क्योंकि सिर्फ कुछ ही सीटों पर 4 सीटों पर जेएमएम की पार्टी चुनाव लड़ी थी। और उस संदर्भ में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा में बहुत ज्यादा दायरा बड़ा होगा। एक दो सीटों का आपने जिक्र किया, उन्हीं पे विचार किया जाएगा। बाकी सीटें तो 5 सीटें बीजेपी के खाते में है। तो मेरे ख्याल से सपा और कांग्रेस के लिए इसमें ज्यादा मुश्किल हो सकती है। ठीक है, सपा और कांग्रेस के लिए मुश्किल हो सकती है। और क्योंकि यादव जी आप तो पहले ही कह चुके हैं कि जो सीटों के बंटवारे की बात है उस पर शेष नेतृत्व ही बैठकर आपस में तालमेल बिठाने की कोशिश यहां पर करेगा। लेकिन अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए हैं और ऐसे में उनकी सीट करहल विधानसभा सीट पर सबकी नजर है। क्या माना जाए, चाचा अखिलेश भतीजे तेज प्रताप को अवसर दे सकते हैं यहां से? क्योंकि कन्नौज लोकसभा सीट से पहले तेज प्रताप को टिकट दिया गया था, लेकिन अखिलेश ने बाद में खुद चुनाव लड़ने का वहां से फैसला किया था। टिकट कटने की पीड़ा क्या होती है ये आप समझ ही सकते हैं। क्या आप भतीजे को मैदान में उतार सकते हैं अखिलेश? देखिए, ये जो हमारे जो है चुनाव समिति है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, अन्य लोग ये सब तय करेंगे। और समाजवादी पार्टी जो है, देखिए आपके चैनल पे पता चल जाएगा। जब अभी तो चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुए हैं, अभी तो शपथ ग्रहण होना है लोकसभा चुनाव में, लोकसभा सांसदों का। तो हम सब बैठ कर तय कर लेंगे कि कौन कहाँ से लड़ेगा, परिवार का लड़ेगा कि बाहर का लड़ेगा। ये हमारे चुनावी की स्ट्रेटेजी होगी कि हम कैसे 9 की 9 सीट जो 9 की 9 मतलब गठबंधन के तहत अपने गठबंधन को सम्मान देते हुए, गठबंधन साथियों से चर्चा करते हुए हम सब तय कर लेंगे। और एक चीज बताऊं, अभी एक बात आई थी कि उपचुनाव नहीं, अभी आप जो कह रहे हैं एक बात आई थी वो तो आप पूछेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आने वाले समय में पता चलेगा कि परिवार का कोई लड़ेगा या बाहर का कोई लड़ेगा। तो जो बाहरी है वो आपका परिवार नहीं है क्या? मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ये तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हम अभी नहीं। सपा परिवार किसको कहती है? सिर्फ यादवों को? उसके बाहर वाले परिवार नहीं आपके लिए? एक चीज बता दिए रेखी त्यागी जी, 5 यादवों को छोड़ करके हमने तो सबको टिकट दिया, सभी को समानता को, सामाजिक न्याय की बात करी। हमारी पार्टी के द्वारा तो सबको सम्मान दिया गया और सभी जीत करके आए हैं। आप देख लीजिए, जो हमारे 37 लोकसभा सांसद जीत के आए हैं किस बिरादरी के हैं, जिस बात को आप नहीं कह सकते। नहीं, मैंने कहा कहीं, ये तो आप ही ने कहा ना सर, मैंने तो आप ही की बात को पकड़ा है। आप ही ने कहा कि हम देखेंगे कि परिवार को देना है या बाहरी को देना है। मैंने तो आप ही की बात को पकड़ा है।
हमारा सिर्फ मैंने ये कहा, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, देखेगा कि किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है, क्या तय करना। मैंने चुनाव समिति, मैंने शब्द का इस्तेमाल किया कि हमारी पार्टी में चुनाव समिति है, उसके जो सर्वे सर्वा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो तय करेंगे कि किसको कैसे लड़ाना है, कहाँ पे क्या देखना है, क्या समीकरण देखने हैं। ये सब बात की बातें हैं, अभी की बातें नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाह रहा था, अभी हमारे साथी पैनलिस्ट ने कहा कि जो उपचुनाव होंगे या विधानसभा चुनाव होंगे उनकी स्थितियां अलग होती। अभी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा की कुछ सीटों पर उपचुनाव हुए, इसमें समाजवादी पार्टी के द्वारा भाजपा की एक सीट छीन ली गई, ये पता बता दीजिए इनको। ठीक है, डॉक्टर विजय खेरा जी जो कह रहे हैं उस पर जवाब दे दीजिए अतुल यादव जी। अब देखिए, तेज प्रताप को नहीं लड़ाएंगे तो किससे लड़ाएंगे? पूरा खानदान तो लड़ लिया, बच्चे कहाँ आते? जितने इनके खानदान में थे सबको लड़ा लिया है। इससे बड़ा भाई भतीजा बात विश्व के इतिहास में किसी पार्टी ने नहीं रचा होगा। अगर भाई भतीजा की बात करेंगे तो एक सेकंड उनको कंप्लीट करने दीजिए, यादव जी कंप्लीट करने दीजिए। मैं तो बीच में नहीं, उन्होंने आपकी बात को सुना ना धैर्यपूर्वक, आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। कहना था आपने खूब कहा, अच्छी तरह से कहा है। मैं ये कह रहा हूँ दुनिया में शायद ही कोई ऐसी पार्टी हो जिसमें पूरा का पूरा खानदान लोकसभा लड़ रहा हो और बचे खुचे जितने रिश्तेदार हैं ब्लॉक प्रमुख लड़ते हैं वो। तो वो तो बात छोड़ दीजिए उसमें, लेकिन एक्सेप्ट करो तो सच है, पूरी दुनिया देख रही, पढ़ रही है, सब तो देख रहे हैं। क्या भतीजा भी है, चाचा का लड़का भी है, रामगोपाल जी का भी लड़का है, तो शिवपाल जी का भी लड़का है, सामने सब तो दिख रहा है, मियाँ है, दीदी है, कौन नहीं है, सामने है, भांजा है। तो इसके अलावा और किसको लड़ा लोगे जब बच्चे ही नहीं होंगे? तो सवाल ये है कि वहाँ से वही लड़ेंगे, तेज प्रताप ही लड़ने वाले हैं या कोई और लड़ेगा घर में, अगर कोई बचा हो, हमें तो नॉलेज नहीं है, पर ये सच है और इसको मानना चाहिए इनको कि ये अपने पूरे परिवार को राजनीति में लाए हैं और सब जगह से क्या कोई कैसा भी उससे चुनाव लड़ाते हैं। खैर वो तुम्हारा अपना आउटलुक है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आप खूब लड़ाइए और इस बार कुछ जीत भी गए आपके, वरना पिछली बार तो सारी दुनिया हारी गई थी, आपकी 5 सीटें आई थी, उसमें से 2 फिर हार गए थे आप। खैर अब ये चुनाव, अभी जो विधानसभा की बात कर रहे हैं बात उसकी है। एक रालोद सीट की भी बात अभी आई थी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जो सांसद बन गए हैं, अयोध्या जी की भी बात आई थी ये। लेकिन अब इन सब सीटों में आप जो कांग्रेस के साथ तालमेल अभी हुआ था, कांग्रेस की कोई सीट नहीं है इस समय, तो कांग्रेस को लेकिन क्यों इनके साथ देगी? वो साथ देने के लिए सौदा होगा और उस सौदे में कांग्रेस को आपको 2 नहीं तो कम से कम 1 सीट देना ही पड़ेगी। और वो कांग्रेस की क्या दुर्दशा हुई थी वो फिर होगी और आपकी उसके साथ मिलके अभी इन 9 विधानसभा में फिर पता लग जाएगा आप कहाँ खड़े हो, आपके सामने फैसला हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा देर ठीक है। किसकी कौन सी दुर्दशा हुई उसको तो यहाँ पर छोड़िए, क्योंकि ये तो चुनाव के समय देखा जाता है, कभी किसी की सीटें बढ़ती हैं, कभी किसी की सीटें घटती हैं। लेकिन क्योंकि बीजेपी में हार को लेकर रार भी शुरू हो गई है और बीजेपी अब समीक्षा भी कर रही है विजय जी हार के कारणों पर। खबरें ये भी मिल रही हैं कि हारे उम्मीदवारों ने बंद लिफाफे में सबूत समेत वजह बताई है। कई उम्मीदवारों ने अपनी हार का ठीकरा स्थानीय कार्यकर्ताओं पर फोड़ा है, तो पन्ना प्रमुख और बूथ कमेटियों ने उस तरीके से काम नहीं किया, ये भी कहा गया है। सिर्फ कागजों पर ही कार्यक्रम चलाए गए हैं। जिनके कंधों पर मतदाताओं को बूथ तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी वो खुद नहीं निकले। सीटें तो कम हुई हैं, यहाँ तो ये सब चीजें स्पष्ट बता रही हैं कि बीजेपी में अब सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और आरएसएस तो आप देखिए मंचों से खुलकर बोल रहे हैं, आरएसएस के तो तमाम वरिष्ठ नेता। विजय जी। अच्छा ठीक है, कोई वरिष्ठ नेता नहीं बोल रहे हैं, ये बात सही है कि ओवर कॉन्फिडेंट थे आरएसएस के वर्कर्स। तो जो पहले 1-1 हफ्ते से जाके पन्ना प्रमुख की तरह गांव में जो रहते थे वो मालूम था कि अब तो जीत ही रहे हैं, तो हो सकता है वो 2 ही दिन के लिए गए हों, पहले 7 दिन जाते थे। ये बात निश्चित तौर पर है कि वो कम गए हैं। अगर ये इतने गए होते और वो बात क्लियर कर पाते लोगों के दिमाग से कि हम कोई आरक्षण नहीं रोकने वाले हैं, बंद कोई नहीं करेगा, न कोई कर सकता है, वो प्रचार जो इनका मिथ्या हुआ हम उसका काउंटर पार्ट नहीं कर पाए। मुख्य रूप से जो बात सामने आई है वो यही आई है। और जो कह रहे हैं ना 1.5 लाख और 2 लाख और 2.5 लाख, जो दलित वोट इनको 10 वोट भी कभी देता नहीं था वो वोट मिल गए इस मिथ्या प्रचार में। आरक्षण से पहले बचो, इनकी गुंडागर्दी तो बाद में देख लेंगे, ये दिमाग लोगों के आ गए, इनके अपराध भी झेल लेंगे बाद में। जो अपराध इन्होंने किए थे, लोगों बच्चे स्कूल से उड़ जाते थे, वो सब बातें थी। अब 10 साल के बीच में ये लोगों में थोड़ी भूल भी गए होंगे, लेकिन वो बात फिर अब सामने आएगी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा कि आपने क्या किया था,
कैसे बच्चे उठ जाते थे, कैसे फरोख्ती होती थी, कैसे हफ्ता वसूला जाता था, ये सब लोगों को याद आएगा उस समय। जब सारा दिन माँ बैठ के बच्चे का इंतजार करती थी पहुंच जाए स्कूल जल्दी से, वो दिन देखे हैं सबने समाजवादी पार्टी शासन में, और वो अभी याद आएगी, सबके सामने चर्चा आएगी कि पुलिस इंस्पेक्टर को बांध घसीटते थे जो जीपों में, आप घसीटते थे जो पुलिस इंस्पेक्टर को बांध के, जो FIR नहीं लिखी जाती थी बिना आपके सापा के अध्यक्ष के कहे बिना किसी के खिलाफ, तो ये सारी बातें आएंगी, तो अभी आपको पता लग जाएगा विधानसभा में क्या हो। चलिए ठीक है जी, ठीक है सर, समय का अभाव है और समय नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।